Welcome to the short notes session. Now we start the open channel flow short notes. पाइप फ्लो। पाइप फ्लो जो होता है वो आपका प्रेशर डिफरेंस के कारण, पाइप में जो वाटर का फ्लो होता है वो प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाई जो होता है ये इसके वाटर सरफेस के ऊपर होता है और इसके एनालिसिस में रेनॉल्ड्स नंबर का यूज़ करते हैं। ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो जो होता है वो अंडर ग्रेविटी फ्लो होता है और इसका जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होता है ये वाटर के टॉप सरफेस से कोइंसाइड करता है। फ्रॉड नंबर इसके एनालिसिस में यूज़ करते हैं। प्रिज्मेटिक चैनल, प्रिज्मेटिक चैनल शेप, क्रॉस सेक्शन एंड स्लोप अगर लेंथ के अलोंग चेंज नहीं करता है तो उस चैनल को बोलते हैं प्रिज्मेटिक चैनल। सारे आर्टिफिशियल चैनल जो होते हैं वो प्रिज्मेटिक चैनल होते हैं। रिगिड बाउंड्री, रिगिड बाउंड्री मतलब नॉन डिफॉर्मेबल बाउंड्री जो होता है उसी को रिगिड बाउंड्री कहते हैं, जिसमें सेडिमेंटेशन, डिपोजिशन ये सारी फिनोमेना नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब सिर्फ इसमें डेप्थ का चेंजिंग होता है, बाकी सारे किसी चीज़ का चेंजिंग नहीं होता है। जैसे लाइन क्लान जो होता है ये रिगिड बाउंड्री का एक एग्जाम्पल होता है। मोबाइल बाउंड्री, इसमें क्या होता है ये जो बाउंड्री होता है इसका डिफॉर्मेबल होता है। इसमें 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। डेप्थ, विड्थ, स्लोप एंड लेआउट ये सारे चीज़ क्या होते हैं मोबाइल बाउंड्री के केस में चेंज होते हैं। स्टेडी फ्लो, फ्लो पैरामीटर जैसे कि डिस्चार्ज, वेलोसिटी, डेप्थ वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं किसी भी पार्टिकुलर सेक्शन पे तो उस तरह के फ्लो को कहते हैं स्टेडी फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो, फ्लो पैरामीटर अगर स्पेस के रिस्पेक्ट में अगर कांस्टेंट होते हैं तो उस तरह के फ्लो को कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। पाइप फ्लो के केस में अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम है तो ये हो जाते हैं लेमिनार फ्लो। 2000 से 4000 के बीच में होते हैं तो ट्रांजिशन फ्लो होते हैं और 4000 से ज़्यादा होते हैं तो टर्बुलेंट फ्लो होते हैं। ओपन चैनल फ्लो के केस में अगर 500 से कम होते हैं तो लेमिनार फ्लो होते हैं, 500 से 2000 के बीच में होते हैं तो ट्रांजिशन फ्लो होते हैं और 2000 से ज़्यादा होते हैं तो ट्रांजिशन फ्लो होते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर अगर दो प्लेट्स के बीच में अगर फ्लो हो रहा है उस केस में अगर रेनॉल्ड्स नंबर अगर 1000 से कम होंगे तो इन दैट केस द फ्लो विल बी लेमिनार। फ्रॉड नंबर 1 होते हैं मतलब क्रिटिकल फ्लो होंगे। फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन होते हैं मतलब सुपर क्रिटिकल फ्लो होंगे। सुपर क्रिटिकल फ्लो को ही रैपिड फ्लो या टोरेंशियल फ्लो या शूटिंग फ्लो ये तीनों चीज़ इसी को कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो ही कहते हैं। फ्रॉड नंबर अगर 1 से कम होता है तो इसको बोलते हैं सब क्रिटिकल फ्लो विच इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रैंक्विल फ्लो या स्ट्रीमिंग फ्लो। स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो। ये जो चीज़ है ये फ्लो के डिफरेंट टाइप है। तो अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो जो होते हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते हैं, बाकी सारा तीनों पॉसिबल होंगे। यूनिफॉर्म फ्लो का बात करें तो यूनिफॉर्म फ्लो हमेशा स्टेडी होंगे, यूनिफॉर्म फ्लो कभी अनस्टेडी नहीं हो सकते हैं। वही चीज़ है अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को वेरिड फ्लो भी कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो वेरिड फ्लो को ग्रेजुअली वेरिड फ्लो और रैपिडली वेरिड फ्लो दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, रैपिडली वेरिड फ्लो एंड एक्सपेंशियली वेरिड फ्लो। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो ये 2 तरह का हो सकता है, ग्रेजुअली वैल्यू स्टेडी फ्लो, ग्रेजुअल वैल्यू अनस्टेडी फ्लो, रैपिडली वैल्यू स्टेडी फ्लो, रैपिडली वेरिड अनस्टेडी फ्लो, एक्सपेंशियली वेरी स्टेडी फ्लो एंड एक्सपेंशियली वेरी अनस्टेडी फ्लो। ये 6 टाइप्स के आपके फ्लो हो गए। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल में है बैक वाटर कर्व, ग्रेजुअली वेरी अनस्टेडी फ्लो के हो जाएंगे फ्लड, रैपिडली वेरी स्टेडी फ्लो के हो जाएंगे हाइड्रोलिक जंप, रैपिडली वेरी अनस्टेडी फ्लो के हो जाएंगे सर्ज, एक्सपेंशियली वेरी स्टेडी फ्लो के हो जाएंगे फ्लो ओवर साइड वियर एंड एक्सपेंशियल वेरी अनस्टेडी फ्लो के हो जाएंगे सरफेस रन ऑफ। ठीक है।
average velocity for the shallow river can be given by v at the 0.6 y naught, where y naught is the normal depth. ये 0.6 y naught जो होंगे वो टॉप से कंसिडर किए जाएंगे। इस फार्मूला को हम लोग लेस कंसिडर करते हैं, लेस प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट एक और फार्मूला है v एवरेज इक्वल टू v.2 y नॉट प्लस v.8 y नॉट डिवाइडेड बाई 2। तो ये डीप रिवर के लिए कंसिडर किया जाता है और जनरली इसी फार्मूला को हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। और v एवरेज का फार्मूला कुछ इस तरह से भी दे सकते हैं, v dA इंटीग्रेशन 0 से y नॉट डिवाइडेड बाई a। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी ये किस कारण से होता है? एक्चुअली होता क्या है कि प्रेजेंस ऑफ फ्री सरफेस ऑफ वाटर एंड चैनल बाउंड्री का जो रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण आपका वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। सेकेंडरी करंट, तो सेकेंडरी करंट क्या होता है? लेटरल डायमेंशन में जो फ्लो होता है कॉर्नर और बाउंड्रीज के कारण, उसी को बोलते हैं सेकेंडरी करंट। डीप ऑफ वी मैक्स मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी का जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है एक्चुअली आपका फ्री सरफेस पे लाई नहीं करता है, उससे जस्ट कुछ डिस्टेंस नीचे लाई करता है, उसी को बोलते हैं डीप ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। ये क्यों होता है? ये सेकेंडरी करंट और सरफेस टेंशन के कारण होता है। और डीप ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी जो होता है एस्पेक्ट रेशियो का फंक्शन होता है। एस्पेक्ट रेशियो होता क्या है? एक्चुअली डेप्थ और विड्थ के रेशियो को एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं। और वी मैक्सिमम जनरली टॉप से 0.05 y नॉट टू 0.15 नॉट पर लाई करता है। डीप ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम तब होता है जब आपका एस्पेक्ट रेशियो जो होता है ना हाई होता है। अगर एस्पेक्ट रेशियो हाई होगा इसका मतलब नैरो होगा और चैनल डीप होगा, तो उस केस में जो होता है आपका मैक्सिमम वेलोसिटी का जो डीप होता है वो ज़्यादा होता है। आइसोवेल्स क्या होता है? तो आइसोवेल्स जो होता है ना इक्वल वेलोसिटी को अगर मिला करके जो कर्व बनता है उसी को आइसोवेल्स बोलते हैं। काउंटर ऑफ इक्वल वेलोसिटी उसी को क्या बोलते हैं? आइसोवेल्स बोलते हैं। वेलोसिटी जो होता है आपका सेंटर की तरफ ज़्यादा होता है, किसी भी चैनल के सेंटर की तरफ वेलोसिटी ज़्यादा होता है, और डेप्थ जो होता है वो बाउंड्री की तरफ ज़्यादा होता है। ये कंसिडरेशन प्रिज्मेटिक चैनल के लिए वैलिड होंगे। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर्स जिसको कोरियोलिस कोफिशिएंट भी बोलते हैं वो इस फार्मूला के द्वारा दिया जाता है, जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं। और इसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन द एक्चुअल वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन द एवरेज वेलोसिटी। ये दोनों के रेशियो को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर या कोरियोलिस कोफिशिएंट। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। और बीटा जो कि मोमेंटम करेक्शन फैक्टर होता है, इसका फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर को बॉन्सिनेस्की कोफिशिएंट भी कहते हैं और बीटा से डिनोट करते हैं। जनरली अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होते हैं मास या मैटर के कंजर्वेशन पे बेस्ड होते हैं। एक्सपेंशियली वेरिड स्टेडी फ्लो के लिए dq/dx इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू डैश लिख सकते हैं। अगर वाटर का एडिशन होता है तो प्लस कंसिडर करते हैं, सब्सट्रैक्शन होता है तो माइनस कंसिडर कर सकते हैं। एक्सपेंशियल वेरिड अनस्टेडी फ्लो के लिए ये इक्वेशन लिख सकते हैं dq/dx प्लस t dy/dt इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू डैश, वेयर t is the top width. Momentum equation for the steady flow. मोमेंटम इक्वेशन होता क्या है कि ये जो समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये आपका इक्वल हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन। तो इस तरह से आप कह सकते हैं मोमेंटम इक्वेशन का डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोमेंटम फ्लक्स जो होता है m डॉट v होता है रो क्यू वी इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर इज इक्वल टू रो क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ये सारे फार्मूला मोमेंटम फ्लक्स के हैं। मोमेंटम फ्लक्स क्या होता है? मोमेंटम पर यूनिट टाइम। प्रेशर फोर्स का फार्मूला होता है हाफ रो जी वाई इंटू ए।
स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है? तो सम ऑफ प्रेशर फोर्स एंड मोमेंटम फ्लक्स पर यूनिट वेट जो आपका होता है स्पेसिफिक फोर्स होता है। स्पेसिफिक फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है। स्पेसिफिक फोर्स का फॉर्मूला का बात करें तो ए जेड बार प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ए जी। जेड बार क्या होता है? चैनल का सी जी होता है, टॉप से चैनल का सी जी का डिस्टेंस, वही आपका जेड बार हो जाता है। सेंट्रॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया फ्रॉम द टॉप फोर्स ऑफ स्लूइस गेट इन द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन रेक्टेंगुलर चैनल। तो स्लूइस गेट पर जो फोर्स होता है, फोर्स पर यूनिट वेट, उसको इस फार्मूला से दे सकते हैं गामा बाई टू y1 माइनस y2 का क्यू डिवाइडेड बाई y1 प्लस y2। यूनिफॉर्म फ्लो, that type of flow in which depth, velocity, discharge, perimeter, area, ये सारी चीज़ किसी भी सेक्शन पे और किसी भी समय पे अगर कांस्टेंट होते हैं तो that type of flow is known as uniform flow। चैनल बॉटम, टोटल एनर्जी लाइन एंड ग्रेडियंट लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ये सारे क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं इन द केस ऑफ द यूनिफॉर्म फ्लो। मतलब एस नॉट इज इक्वल टू एस डब्ल्यू इज इक्वल टू एस एफ, ये सारे इक्वल होते हैं। और सीरीज स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है गामा वाटर आर एस होता है। चेजी इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो भी इज इक्वल टू सी रूट अंडर आर एस। सी आपका चेजीज कोफिशिएंट होता है, जिसका फॉर्मूला, इस फार्मूला से भी आप चेजी कोफिशिएंट को निकाल सकते हैं। वेजेंस फार्मूला भी होता है, उस फार्मूला से भी आप चेजी कांस्टेंट या कोफिशिएंट का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सी इज इक्वल टू 1/n आर टू द पावर 1/6, ये भी चेजी कोफिशिएंट का फार्मूला है। चेजी कोफिशिएंट इज इक्वल टू रूट अंडर 8g/fp होता है। और चेजी कोफिशिएंट जो होता है उसका ऐसा यूनिट का बात करें या यूनिट का बात करें तो मीटर टू द पावर 1/2 और सेकेंड टू द पावर -1 होता है। यूनिट ऑफ मैनिंग्स कोफिशिएंट n, उसका यूनिट जो हो जाएगा m टू द पावर -1/3 इंटू सेकेंड टू द पावर 1 हो जाएगा। मैनिंग्स फार्मूला का बात करें तो 1/n एरिया r टू द पावर 2/3 एंड s टू द पावर 1/2 होता है। n इज इक्वल टू d50 टू द पावर 1/6 अपॉन 24 होता है और k टू द पावर 1/6 अपॉन 24 होता है। ये स्टिकर्स फार्मूला होता है। यहाँ पे जो k है ये रफनेस हाइट देता है, ठीक है। नेक्स्ट n का फार्मूला आप d टू द पावर 1/6/26 भी लिख सकते हैं। मोस्ट इफिशिएंट या मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल कौन सा होता है? तो मोस्ट इफिशिएंट मोस्ट इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि गिवन एरिया और गिवन स्लोप के लिए और गिवन रफनेस कोफिशिएंट के लिए अगर डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि चैनल क्या है? मोस्ट इफिशिएंट या मोस्ट इकोनॉमिकल है। फॉर क्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम पेरीमीटर जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर अगर मिनिमम होगा तो उस केस में आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस मिनिमम होगा और मैक्सिमम डिस्चार्ज उसे पास कर पाएगा। इसको इकोनॉमिकल इसलिए कहते हैं कि इन द केस ऑफ क्यू मैक्सिमम पेरीमीटर इज मिनिमम। और पेरीमीटर मिनिमम होता है, इसका मतलब लाइनिंग का जो कॉस्ट होगा और कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट होगा वो कम होगा। दैट्स वाई इट इज नोन एज मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल। फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल T is equal to B is equal to 2y, area is equal to 2y square, perimeter is equal to 4y, R is equal to y/2, D is equal to y, फ्लोर नंबर is equal to V upon रूट अंडर ZL, जिसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ट्रेपोजॉइडल सेक्शन, ट्रेपोजॉइडल चैनल अगर मोस्ट इकोनॉमिकल होगा विद द साइड स्लोप कांस्टेंट, इन दैट केस आपका जो लेंथ ऑफ द स्लोप्ड साइड होगा वो टॉप विड्थ की हाफ होगा। यही चीज़ दिया हुआ है, सॉरी। आर इज इक्वल टू y/2 होता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टॉप विड्थ टू द ऑल द थ्री साइड इज इक्वल। मतलब टॉप विड्थ से के सेंटर से अगर तीनों साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा? तीनों इक्वल डिस्टेंस पे होता है, इक्वल होगा तीनों, ठीक है। व्हेन द साइड स्लोप इज वेरिड, तो इस केस में हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बनाता है उसका स्लोप्ड जो साइड होता है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बनाता है। और स्लोप्ड साइड का जो लेंथ होता है 2y/√3 होता है। मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन इज हाफ ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन। तो मोस्ट इकोनॉमिकल जो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन होते हैं वो हेक्सागोन को जस्ट हाफ होते हैं।
उस केस में t इज इक्वल टू 4y/√3 होता है, p इज इक्वल टू 6y/√3 होता है, a इज इक्वल टू √3y² होता है, r इज इक्वल टू y/2 होता है, d इज इक्वल टू 3/4y होता है। एंड फ्लोट नंबर का फॉर्मूला भी इस तरह से दिया जा सकता है। मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर सेक्शंस, तो मान लीजिए ये थीटा एंगल है, तो अगर ये ट्रायंगुलर सेक्शन अगर मोस्ट इकोनॉमिकल है, इन दैट केस जो थीटा का वैल्यू हो जाएगा वो 45 डिग्री हो जाएगा, और t इज इक्वल टू 2i हो जाएगा, p इज इक्वल टू 2√2y हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू y² हो जाएगा, r इज इक्वल टू y/2√2 हो जाएगा, t इज इक्वल टू y/2 हो जाएगा। फ्लॉट नंबर इस फॉर्मूला से आप दे सकते। स्पेसिफिक एनर्जी, टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट एबव द चैनल बॉटम। स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला कुछ इस तरह से देख सकते हैं, y प्लस v²/2g। टोटल एनर्जी z प्लस y प्लस v²/2g होता है। अगर चैनल बॉटम के जस्ट ऊपर लेते हैं तो ये z इक्वल टू 0 हो जाता है, इसलिए स्पेसिफिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है y प्लस v²/2g हो जाता है। स्पेसिफिक एनर्जी का कंसेप्ट जो दिया गया था मैथमेटिक्स के द्वारा दिया गया था। टोटल एनर्जी होता क्या है कि ऑलवेज मोशन के डायरेक्शन में क्या होता है, रियल फ्लूइड के लिए हमेशा डिक्रीज करता है, लेकिन अगर फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करते हैं तो उस केस में टोटल एनर्जी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए कांस्टेंट होता है। स्पेसिफिक एनर्जी यूनिफॉर्म फ्लो के लिए आपका कांस्टेंट होता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए। स्पेसिफिक एनर्जी अगर हॉरिजॉन्टल बेड कंसिडर करते हैं तो उस केस में आपको स्पेसिफिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अल्टरनेट डेप्थ, स्पेसिफिक एनर्जी, जिस डेप्थ पे स्पेसिफिक एनर्जी कांस्टेंट होते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्टरनेट डेप्थ बोलते हैं। फॉर मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी फ्लॉट नंबर शुड बी इक्वल टू 1, और फ्लॉट नंबर का फॉर्मूला उस केस में क्या होता है, q²T/G हो जाता है। फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज फ्लॉट नंबर 1 होना चाहिए। और स्पेसिफिक फोर्स जो होते हैं ना, स्पेसिफिक फोर्स का कुछ फॉर्मूला कुछ इस तरह से दे सकते हैं, स्पेसिफिक फोर्स इक्वल टू AZ बार प्लस q²/AG। स्पेसिफिक फोर्स मिनिमम होते हैं उस केस में डिस्चार्ज मैक्सिमम होंगे, और फ्लॉट नंबर इक्वल टू होता है q²T/AQG, इसका भी वैल्यू 1 होता है। तो स्पेसिफिक फोर्स मिनिमम होंगे, इन दैट केस डिस्चार्ज मैक्सिमम होंगे, और फ्लॉट नंबर 1 के इक्वल होंगे। कंजुगेट या सेकेंड डेप्थ क्या होते हैं, जिस डेप्थ पे स्पेसिफिक फोर्स कांस्टेंट होते हैं उसी को कंजुगेट डेप्थ या सेकेंड डेप्थ करते हैं। फीचर्स ऑफ क्रिटिकल फ्लो, तो क्रिटिकल फ्लो के कुछ फीचर्स हैं। तो क्रिटिकल फ्लो के केस में क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी एंड स्पेसिफिक फोर्स इज मिनिमम फॉर गिवन डिस्चार्ज। तो किसी भी गिवन डिस्चार्ज के लिए स्पेसिफिक फोर्स और स्पेसिफिक एनर्जी जो होते हैं वो मिनिमम होते हैं, और डिस्चार्ज जो मैक्सिमम होते हैं किसी भी गिवन स्पेसिफिक एनर्जी एंड स्पेसिफिक फोर्स के लिए। और थर्ड क्या होता है कि क्रिटिकल फ्लो के लिए फ्लॉट नंबर 1 के इक्वल होता है। फॉर रेक्टेंगुलर चैनल क्रिटिकल डेप्थ का जो फॉर्मूला होता है q²/G⁻³ होता है, और इस केस में क्रिटिकल एनर्जी जो होता है 1.5 टाइम्स ऑफ द क्रिटिकल डेप्थ होता है। ट्रायंगुलर चैनल के लिए क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला होता है 2q²Gm²/1/5। इस केस में क्रिटिकल एनर्जी जो होता है 1.25 टाइम्स ऑफ द क्रिटिकल डेप्थ होता है। फ्लो थ्रू द हम्प, उस केस में हम लोग कंसिडर क्या करते हैं, फ्लो थ्रू द हम्प के केस में कंसिडर करते हैं कि जो चैनल बॉटम होंगे वो हॉरिजॉन्टल होंगे, फ्रिक्शन होंगे, फ्रिक्शन लेस होंगे और रेक्टेंगुलर होंगे, और सब क्रिटिकल फ्लो को कंसिडर करते हैं। इन दैट के टोटल एनर्जी जो हो जाते हैं आपके कांस्टेंट हो जाते हैं, लेकिन स्पेसिफिक एनर्जी डिक्रीज करते हैं उतना ही हाइट से जितना हाइट हम लोग हम्प प्रोवाइड किए होते हैं। डेप्थ ऑफ फ्लो ओवर द हम्प क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि ये डेप्थ ऑफ द फ्लो इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि हम लोग कंसिडर कर चुके हैं सब क्रिटिकल फ्लो। अगर ये सुपर क्रिटिकल फ्लो होता तो डेप्थ इंक्रीज करता, अगर सब क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा तो डेप्थ ओवर द हम्प डिक्रीज करता है। मैक्सिमम हाइट ऑफ द हम्प विच फॉर विच अपस्ट्रीम फ्लो डू नॉट चेंजेस, तो कितना मैक्सिमम हाइट प्रोवाइड कर सकते हैं हम्प का जिसके कारण अपस्ट्रीम का जो फ्लो हो वो नहीं चेंज करे, तो डेल्टा ZM इक्वल टू होता है E1 माइनस EC। ये क्रिटिकल एनर्जी होता है, एनर्जी अवेलेबल होता है। और डेल्टा ZM का फॉर्मूला कुछ इस तरह से भी दे सकते हैं, Y1 × 1 +
F1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3/2 F1 टू द पावर 2/3। अगर फ्रिक्शनल लॉस हेम्प के ऊपर होता है तो इन दैट केस Zm प्लस HF इज इक्वल टू Y1 1 प्लस F1 स्क्वायर बाई 2 माइनस 3/2 F1 टू द पावर 2/3 और E1 माइनस 2 कुछ इस तरह से इसके फॉर्मूला को दे सकते हैं। विड्थ कंट्रैक्शन के केस में हम लोग कंसिडर करते हैं हॉरिजॉन्टल और फ्रिक्शनलेस और रेक्टेंगुलर चैनल कंसिडर करते हैं और सब क्रिटिकल फ्लो को ही कंसिडर करते हैं। इन दैट केस टोटल एनर्जी और स्पेसिफिक एनर्जी दोनों एनर्जी कांस्टेंट होता है और जब विड्थ को डिक्रीज करते हैं तो डिस्चार्ज पॉइंट विड्थ इंक्रीज करता है। इसका मतलब क्रिटिकल डेप्थ जो होता है ना आपका इंक्रीज करता है। दैट्स वाई जो कर्व होता है आपका राइट एंड अपवर्ड शिफ्ट करता है। मतलब अगर विड्थ का कंस्ट्रक्शन हुआ है तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टेड विड्थ पे फ्लो का जो डेप्थ होगा वो डिक्रीज करेगा फॉर सब क्रिटिकल फ्लो। और बीटी का फार्मूला किस इस तरह से, कंस्ट्रक्टेड विड्थ का फार्मूला कुछ इस तरह से दे सकते हैं 27Q स्क्वायर 8G E1Q टू रूट अंडर, इस सब का रूट अंडर ले लेंगे तो आपका कंस्ट्रक्टेड विड्थ का फार्मूला आप इस तरह से दे सकते हैं। इफ द डेप्थ ऑफ द फ्लो चेंजेस ग्रेजुअली अलोंग द लेंथ ऑफ द चैनल देन इट इज कंसिडर एज ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। मतलब अगर फ्लो के अलोंग डेप्थ का चेंजेस ग्रेजुअली होता है तो उसको बोलते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। अगर सडनली हो जाता है तो उसको रैपिडली वेरिड फ्लो कहते हैं। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाए एस नॉट माइनस एस एफ और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है एस नॉट माइनस एस एफ डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 नंबर का होल स्क्वायर। ये डायनेमिक इक्वेशन है। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू 0 होता है तो ये हो जाता है आपका यूनिफॉर्म फ्लो। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स पॉजिटिव होता है तो राइजिंग या बैक वाटर कर्व होता है। अगर नेगेटिव होता है फेलिंग वाटर कर्व, डो डाउन कर्व इसको कह सकते हैं। कन्वेंस क्या होता है तो ये डिस्चार्ज कैपेसिटी होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द चैनल स्लोप। इसका यूनिट कह देंगे तो मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है। इसका फॉर्मूला आ जाता है 1/n A r टू द पावर 2/3। सेक्शन फैक्टर जो होता है, सेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जेड से डिनोट करते हैं रूट अंडर AQ/T हो जाएगा इज इक्वल टू A रूट अंडर D हो जाएगा। ये हाइड्रोलिक डेप्थ हो जाता है। dy अपॉन dx का फॉर्मूला इस तरह से भी दे सकते हैं एस नॉट 1 माइनस वाई नॉट बाई वाई का क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई सी बाई वाई का क्यूब। इस फार्मूला से आप लोग डिफरेंट फ्लो प्रोफाइल निकाल सकते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाता है एस नॉट बाई एस नॉट प्लस एस डब्ल्यू या एस डब्ल्यू माइनस एस नॉट। ये डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट फार्मूला वैलिड होंगे। स्लोप का टाइप जो होता है डिफरेंट टाइप के स्लोप से होते हैं। माइल्ड स्लोप होते हैं, स्टीप स्लोप होता है, क्रिटिकल स्लोप है, हॉरिजॉन्टल स्लोप या एडवांस स्लोप होते हैं। तो माइल्ड स्लोप कब होते हैं, जब जो स्लोप होते हैं क्रिटिकल स्लोप से कम होते हैं तो उसको माइल्ड स्लोप बोलते हैं। उस केस में जो फ्लो डेप्थ होते हैं क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल डेप्थ, ये क्रिटिकल डेप्थ, ये आ जाएगा स्लोप हो जाएगा। नॉर्मल जो स्लोप हो जाएंगे जो भी चैनल है उसके, और ये क्रिटिकल स्लोप हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टीप स्लोप के लिए क्या होता है, वाई नॉट इज लेस देन वाई सी हो जाता है और एस नॉट इज ग्रेटर देन एस सी हो जाता है। क्रिटिकल स्लोप के लिए हो जाएगा वाई नॉट इज इक्वल टू वाई सी और एस नॉट इज इक्वल टू एस सी। हॉरिजॉन्टल स्लोप के लिए क्या हो जाता है, एस नॉट इज इक्वल टू 0 होता है और एडवांस के लिए एस नॉट इज लेस देन 0 हो जाता है। क्रिटिकल स्लोप प्रोफाइल अगर ड्रॉ करते हैं तो उस केस में आप स्टीप स्लोप को क्या करते हैं, रेफरेंस मापते हैं। और हॉरिजॉन्टल का प्रोफाइल अगर ड्रॉ करेंगे तो उस केस में माइल्ड स्लोप को हम क्या करते हैं, उसको रेफरेंस मापते हैं। पॉसिबल प्रोफाइल टोटल 12 होते हैं, जिसमें से 6 सब क्रिटिकल होते हैं, 6 सुपर क्रिटिकल होते हैं। ठीक है, और 1-3 जो स्लोप होते हैं, 1 और 3 जो प्रोफाइल होते हैं वो राइजिंग होते हैं, मतलब टोटल राइजिंग 8 हो जाएंगे। और फेलिंग 2 जो होते हैं वो फेलिंग होते हैं, मतलब टोटल फेलिंग क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। A1, H1 और C2 ये पॉसिबल नहीं होते हैं, ये प्रोफाइल पॉसिबल नहीं होते हैं। क्रिटिकल स्लोप जो होते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इसमें कोई ड्रॉ डाउन कर्व नहीं होते हैं, सिर्फ राइजिंग कर्व होते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। M1 जब फ्लो के डायरेक्शन में कोई भी एब्स्ट्रैक्शन आ जाएगा, जैसे कि वियर डैम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, तो उस केस में M1 का फॉर्मेशन हो गया। और बेड में अगर सडनली ड्रॉप हो जाएगा तो M2 का फॉर्मेशन होगा।
अगर सुपर क्रिटिकल फ्लो माइल्ड स्लोप चैनल में इंटर करता है तो उस केस में M3 का फॉर्मेशन होगा, और ये इसका जो इसमें रैपिडली वैल्यू स्मॉल स्ट्रेंच में रैपिडली वैल्यू फ्लो भी फॉर्म करते हैं। इस केस में हाइड्रोलिक जर्म का भी फॉर्मेशन होता है, और M3 का जो लेंथ होता है M1 और M2 के कंपेरिजन में कम होता है। S1 का जो फॉर्मेशन होता है ये फ्लो के डायरेक्शन में अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जैसे कि वेयर और डैम आ जाता है, तो उस केस में S1 का फॉर्मेशन होता है। और S2 का फॉर्मेशन किसी भी रिजर्वायर से अगर स्टीप स्लोप चैनल में अगर वाटर इंटर करता है तो उस केस में S2 का फॉर्मेशन हो सकता है। और S3 कब फॉर्म करेगा, जब फ्लो फ्रॉम द स्लूस गेट टू द स्टीप चैनल। तो स्लूस गेट के थ्रू अगर स्टीप चैनल में फ्लो होता है तो इन दैट केस S3 का फॉर्मेशन होता है। कंट्रोल सेक्शन, तो वैसे सेक्शन जिस सेक्शन पे क्या होता है आपका फिक्स रिलेशनशिप होता है किसके के बीच में, डेप्थ और डिस्चार्ज के बीच में अगर सेक्शन पे फिक्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो उस सेक्शन को बोलते हैं कंट्रोल चैनल। कंट्रोल चैनल क्या क्या हो सकते हैं, तो वियर हो सकते हैं, स्लूस गेट्स हो सकते हैं, या चैनल ज्योमेट्री में किसी जगह पे अगर चेंजिंग हो रहा है तो वो भी आपका कंट्रोल सेक्शन का काम कर सकता है। सब क्रिटिकल फ्लो में डाउनस्ट्रीम आपका कंट्रोल सेक्शन का काम करता है। सुपर क्रिटिकल के केस में अपस्ट्रीम कंट्रोल सेक्शन का काम करता है। अगर सुपर क्रिटिकल फ्लो सब क्रिटिकल में चेंज होता है तो हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मेशन होता है। अब अगर सब क्रिटिकल फ्लो सुपर क्रिटिकल में चेंज होता है तो उस केस में आपका जो कंट्रोल सेक्शन होता है वो क्रिटिकल डेप्थ होता है। स्लोप आपका ज़्यादा होता है, अगर स्लोप आपका अगर ज़्यादा होता है तो नॉर्मल डेप्थ जनरली कम होता है। क्रिटिकल डेप्थ आपका जनरली डिस्चार्ज और चैनल ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ये स्लोप पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लीजिए ये माइल्ड स्लोप है, ये स्टीपर माइल्ड है, ठीक है। तो इस केस में θ1, θ2, θ3 में इस तरह से रिलेशन हो सकता है। ये माइल्डर है मतलब θ2 इज लेस देन θ1। ये स्टीपर माइल्ड है मतलब θ3 इज ग्रेटर देन θ1, θ3 इज ग्रेटर देन θ1। कुछ इस तरह से देख सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेजुअली वेरिएबल फ्लो प्रोफाइल, तो ग्रेजुअली वेरिएबल फ्लो प्रोफाइल को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड अडेप्ट करते हैं, जैसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड, न्यूमेरिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड को चॉइस मेथड्स भी कहते हैं। न्यूमेरिकल मेथड के दो टाइप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्टेप मेथड जो कि आर्टिफिशियल चैनल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड स्टेप मेथड जो कि नेचुरल चैनल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जनरली डायरेक्ट स्टेप मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं, तो इस केस में डेल्टा एक्स का वैल्यू जो हो जाता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट स्टेप मेथड, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई S0 माइनस SF बार। SF बार क्या होता है, SF1 प्लस SF2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। SF किस तरह से निकाल सकते हैं, तो n² Q² अपॉन y एवरेज टू द पावर 10/3